दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हमारे देखते हुए, आपके देखते हुए इस देश में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो हम सब के लिए, समूचे देश के लिए बहुत चिंताजनक हैं। दोस्तों, भाषा के सवाल पर और पार्लियामेंट में जो सीटों की संख्या है विभिन्न राज्यों से, तो जो परिसीमन किया जाता है उसको लेकर, लोकसभा सीटें कितनी हो किस राज्य में, इन दो मुद्दों पर भाषा और परिसीमन, इसको लेकर दक्षिण के और उत्तर के राज्यों के बीच, यानी केंद्र सरकार, अगर कहा जाए ठीक से उसको, उत्तर के राज्यों के बजाय केंद्र की सरकार और जो दक्षिण के राज्य हैं, खास तौर पे तमिलनाडु, इनके बीच में बहुत जबरदस्त टकराव चल रहा है। दक्षिण के राज्य, सिर्फ तमिलनाडु नहीं, तो अन्य राज्य भी ये सोचते हैं या उनके जहन में ये बात घुस गई है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार उत्तर की सुन रही है, उत्तर के राज्यों को फेवर कर रही है, और जो गैर उत्तर के राज्य, दक्षिण के राज्य हैं, या इवन ऐसे राज्य जो पूर्वी इलाके के हैं जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, इनके साथ वो अनदेखी कर रही है। और दोस्तों, इस पूरे परिघटना, ये पूरी प्रक्रिया, पूरा जो ये सब सिलसिला चल रहा है, उसमें दक्षिण की तरफ से जो लीड करने वाला राज्य है वो तमिलनाडु है। उसके जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त ढंग से केंद्र की मुखालफत की है, और यही नहीं बल्कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कीमत पर वो तमिल भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तमिल क्वेश्चन पर वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। दोस्तों, शुरुआत इस बात को लेकर हुई, तो वो थी त्रिभाषा फार्मूला। अब ये त्रिभाषा फार्मूला है तो बहुत पुराना, लेकिन इसका कबाड़ा किया है उत्तर के राज्यों ने। त्रिभाषा फार्मूला जब पहले आया था, ये एनईपी से पहले की बात मैं कर रहा हूं, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले की, तो उसमें यह था कि जो उत्तर के राज्य हैं वो भी अंग्रेजी और हिंदी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में कोई और भाषा पढ़ाएंगे। यह समझा गया था या सोचा गया था कि भाई दक्षिणी राज्यों की भाषाओं में से कोई एक भाषा को उत्तर में पढ़ा करके और उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु बनाया जाएगा, या रिश्तों की मजबूत एक जो ये डोर है उसको और ताकत दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उत्तर के राज्यों में सब संस्कृत पढ़ाने लगे। न तो कोई तेलुगु सीखा, न कोई तमिल सीखा, न कोई दूसरी कोई भाषा, यहां तक कि पंजाबी सीखने वाले भी नहीं मिले। यदा कदा कहीं एक्सेप्शनल कोई सीखा हो तो मैं नहीं जानता। तो उत्तर के राज्यों ने सबसे बड़ी गड़बड़ी की, इसीलिए त्रिभाषा फार्मूला को दक्षिण के राज्यों में एक तरह से फर्जी माना गया। और तमिलनाडु आज ये कह रहा है, जब एनईपी में अपने देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि आपको त्रिभाषा फार्मूला लागू करना ही पड़ेगा, तो तमिलनाडु कहता है कि वो हरगिज लागू नहीं करेगा, वो दो भाषाओं पर ही निर्भर रहेगा, एक अंग्रेजी और एक तमिल। इसको लेकर 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए वहां के स्कूली बच्चों पर जो खर्च होते, स्कूलों पर जो खर्च होते, उसको केंद्र सरकार ने रोक दिया। 2000 करोड़ से भी ज्यादा। अब सवाल इस बात का है कि दो सरकारों में टकराव हुआ, केंद्र की और राज्य की सरकार में, तो तमिलनाडु के बच्चे क्यों इसको भुगते? 2000 करोड़ से भी ज्यादा रकम स्कूली बच्चों का जो फंड था उसको रोक दिया सरकार ने। मैं समझता हूं कि यह गलतियों की शुरुआत थी, और यह कई महीने पहले हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी के ऐसे मिलकर ज्ञापन दिया वहां के लोगों ने, मंत्रियों ने, वहां के सांसदों ने, और उस बीच में जो कुछ कहा सुनी आपस में हुई, जो जिसका रिफ्लेक्शन एक स्टेटमेंट के रूप में भी सामने दिखाई पड़ा। पार्लियामेंट में बहुत उस पर बाबेला मचा। अंततः श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को उस अपने शब्द वापस लेने पड़े, जो उन्होंने अनसिविलाइज्ड शब्द का प्रयोग किया था वहां के नेताओं, सांसदों और अन्य लोगों के लिए। ये सब चला, लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि ये तमिल बनाम अन्य, तमिल बनाम हिंदी, तमिल बनाम
दूसरी कोई और भाषा उत्तर की। ये जो विवाद चला है, मैं समझता हूं कि ये गैर वाजिब है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर केंद्र के नेताओं ने संजीदगी दिखाई होती, संजीदगी का मतलब यह है कि एनईपी को लेकर अगर तमिलनाडु की सरकार पहले से ही एप्रीहेंसिव थी, तो आप उस पर जिद क्यों करते, डायलॉग करते स्टेट्स के साथ? कोई चीज इंपोज नहीं की जा सकती। आखिर शिक्षा जो है वो तो दोनों के लिए है, राज्य और केंद्र दोनों का उसमें अधिकार है। बल्कि राज्य के अधिकारों को केंद्र ने ज्यादा एक तरह से हड़प लिया है। क्यों केंद्र ही सब कुछ डिसाइड करेगा शिक्षा के मामले में? एक बहुत बड़ा प्रश्न यह है। इतना डाइवर्स कंट्री है, तो तमिलनाडु ने जो सवाल कुछ उठाए हैं, मुझे लगता है उस पर विचार करने की जरूरत थी, लेकिन उसको दरकिनार किया गया, विरोध को दरकिनार किया गया। क्योंकि दरअसल केंद्र में बैठी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि द्रविड़ लैंड पर अपना भगवा ध्वज फहराएं। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन अलग है, राजनीतिक जो मसला अलग है। दोनों को जब आप घाल में दोनों की करते हैं तो कन्फ्रंटेशन बढ़ता है, और यही हो रहा है जो केंद्र और तमिलनाडु के बीच में आज दिखाई दे रहा है। भाई, अगर भगवा ध्वज आपको लहराना है तमिलनाडु में, तो आप राजनीतिक काम कीजिए, आरएसएस की पलटन बढ़ाइए वहां, और ज्यादा रिसोर्सेज वो कीजिए, लोगों को बताइए कि आपका हिंदुत्व क्यों अच्छा है द्रविड़ द्रविड़ विचारधारा से। लेकिन आपने इस शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया। लैंग्वेज का मामला उठ गया, और लैंग्वेज का मामला जब कभी तमिलनाडु में उठा है दोस्तों, बहुत ही बुरी स्थिति पैदा हुई है। भारत के संविधान में जो आर्टिकल 343 है, उसमें हमारी राजभाषा के बारे में, पहली चीज तो हमारे हिंदी हार्टलैंड में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये बिल्कुल गलत बात है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। कोई भी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र के बजाय ये राजभाषा है, जिसको हिंदी में कहते हैं राजभाषा, अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ये है, और ये माना जाता है कि हम उत्साहित करेंगे, लोगों को शामिल करेंगे, जो सब लोग हिंदी को अपनाएं। ये अपने ऊपर है, लोगों के ऊपर है, आप इंपोज नहीं कर सकते। और इसीलिए इतना जबरदस्त आंदोलन छिड़ा तमिलनाडु में कि अंततः सरकार को स्वीकार करना पड़ा, और अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ साल के लिए निर्धारित कर दिया गया। बाद में सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी रखा और इंग्लिश बनी रही। देखिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी अंग्रेजी ही माध्यम है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदी इंपोज करने की बात जो दक्षिणी राज्यों पर है, पहले तो उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वैसे भी हिंदी एक नई भाषा है, अपेक्षाकृत। अब आप ब्रज को, अवधि को तो हिंदी नहीं कह सकते, भोजपुरी को तो नहीं कह सकते। और ये सही है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को हिंदी ने खाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हिंदी को सरकारी संरक्षण ज्यादा मिला है। लेकिन हिंदी एक प्रवाह भरी भाषा है, बहुत इसमें काम हो रहा है। फिल्मों ने हिंदी को बहुत आगे बढ़ाया है। सरकारों ने जितना हिंदी के साथ गड़बड़ किया है, उससे ज्यादा फिल्मों ने, टेलीविजन चैनलों ने, हालांकि आजकल टीवी चैनल बहुत बुरी स्थिति में है, उनमें कोई कंटेंट नहीं आ रहा है, लेकिन एक जमाने में फिल्मों ने, कवियों ने, लेखकों ने और टेलीविजन ने भी काफी मदद की हिंदी के विस्तार और उसके विकास में, उसके उन्नयन में। लेकिन तमिल, तेलुगु, मलयालम, अनेक भाषाएं दक्षिण की ऐसी हैं जो हिंदी से बहुत पुरानी है, और तमिल तो खैर बहुत पुरानी भाषा है। आप उनके स्वाभिमान को अगर आहत करेंगे तो वो कैसे मानेंगे आपकी बात को? कैसे वो स्वीकार करेंगे हिंदी को? बल्कि बाद के दिनों में अगर देखा जाए तो हिंदी के प्रति जो हिकारत तमिलनाडु में थी वो कम हो गई थी। शुरू के आंदोलन के दौर से लोग स्वीकार करने लगे थे, लेकिन फिर एक कन्फ्रंटेशन बढ़ा है, और इस कन्फ्रंटेशन ने केंद्र और राज्य ही नहीं बल्कि हिंदी बनाम तमिल को सामने ला दिया है। उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि अंग्रेजी और तमिल ही उनके यहां रहेगी, हिंदी नहीं इंपोज की जा सकेगी। अब इस पर दोनों केंद्र और राज्य के बीच में रसाकसी चल रही है। क्या होगा भविष्य में, वो तो स्थितियां उभर कर सामने आएंगी। लेकिन ये भाषा का सवाल, मुझे लगता है इसका एकमात्र समाधान दोस्तों यही है कि जितनी हमारी भाषाएं 22 हैं, जो जो शुरू की स्वीकृत भाषाएं, सबको राजभाषा बना देना चाहिए। सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए, और अंग्रेजी को जारी रखना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। क्योंकि आज भी अगर देखा जाए, देश में सबसे उत्कृष्ट किस्म का जो साहित्य है, लेखन है और रिसर्च है, वो सब अंग्रेजी में हो रही है।
हिंदी में तो क्या हो रहा है आप बताइए। मैं तो हिंदी का पत्रकार हूं, मैं तो हिंदी का पत्रकार हूं और मैं जानता हूं कि हिंदी में क्या हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी के साथ हर प्रदेश में एक उसकी राजभाषा हो जाए, जो वहां की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है, सबसे वहां की महत्वपूर्ण भाषा है, अपने आप समस्या हल हो जाएगी। जबरदस्ती आप हिंदी को इंपोज करेंगे, ठीक से एक बढ़िया अखबार तो निकल ही नहीं रहा है, ठीक से एक राष्ट्रीय चैनल तो है नहीं हिंदी का, उस पर क्या दिखाया जा रहा है। चैनलों को खोल कर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो दक्षिण भारत की जनता, पंजाब हो या दक्षिण की जनता हो या बंगाल हो, उड़ीसा हो, क्यों उस तरह के कंटेंट को स्वीकार करेंगे जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में केवल दिखाया जाता है और स्वीकार भी करती है बहुत सारी आबादी। मध्य प्रदेश में भी कह सकते हैं, राजस्थान में भी कह सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट को दक्षिण के लोग क्यों स्वीकार करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, जो मैंने पहले तो हल कर लें कि एक समाधान भाषा विवाद का यह है कि लोग स्वीकार करें कि भाई राज्यों की जो भाषा है वो राजभाषा के रूप में काम करे, केंद्र इस पर विचार करे, जरूरत पड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे। अब बताइए, एक बड़ी घटना हो गई कि जो रुपए का सिंबल हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इजाद किया था और वो पॉपुलर हो गया था, उसको तमिलनाडु ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तमिल स्क्रिप्ट में तमिल सिंबल एक जारी कर दिया और जारी जो किया है वो बजट में उसको शामिल कर रहे हैं और हो सकता है वो स्वीकार कर लिया जाए। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो एक फिर कन्फ्रंटेशन बनेगा। अब कन्फ्रंटेशन जो ये बनेगा रुपए के निशान को लेकर, जो आप देखते हैं ना रू लिखा होता है, तो वो उन्होंने भी रू लिखा है तमिल में, लेकिन वो तमिल स्क्रिप्ट में रू लिखा है। अब ये एक अलग विवाद का विषय है। निर्मला जी कह रही हैं, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, कि ये तो देश के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारी अपनी भाषा में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मुद्दा जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, वो सीटों के परिसीमन को लेकर है। सीटों का आप परिसीमन देखें तो हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में 543 सीटें हैं, 226 सीटें जो हमारा कथित हिंदी हार्टलैंड है उसकी हैं। यानी अगर परिसीमन के बाद ये 226 सीटें 260 259 अगर हो जाती हैं तो बहुमत अपने आप उसके आसपास पहुंच जाएंगी। 200 आई मीन कुछ सीटों की ही कमी रहेगी बहुमत में। तो ये स्थिति न पैदा हो, इसको लेकर के साउथ के राज्य, यहां तक कि पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वी राज्य भी सचेष्ट हैं और वो भी नहीं चाहते कि ये सीटें इस तरह से बढ़ाई जाएं। परिसीमन में आप देखिए, केरल की सीटें 20 अभी हैं, वो 8 सीट खो देगा अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन कर दिया जाए, डिलिमिटेशन कर दिया जाए सीटों का। तमिलनाडु जो है 39 सीट है, 8 सीट खो देगा, 8 सीट खो देगा। और कर्नाटक 28 है, 2 सीट खोएगा। बंगाल 42 है, 4 सीट खोएगा। उड़ीसा 21 है, 3 सीट खोएगा। पंजाब 13 सीट है, 1 सीट खोएगा। हिमाचल 4 सीट है, 1 सीट खोएगा। उत्तराखंड 5 है, 1 सीट खोएगा। तो हमारा कहना है कि जिन राज्यों ने आबादी को नियंत्रण में रखा है, यानी परिवार नियोजन भारत की सरकारी योजना को कायम रखा है, इंप्लीमेंट किया है ईमानदारी से, उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने पर नहीं ध्यान दिया है, बल्कि अपने और भी काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अपना अपना डेवलपमेंट के मामले में भी अच्छा काम किया है। आप उनको दंडित क्यों कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ा देंगे, यूपी की 80 सीट है, 11 सीट बढ़ेगी। बिहार की 40 है, 10 सीट बढ़ जाएगी। राजस्थान की 25 है, 6 सीट बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश की 29 है, 4 सीट बढ़ेगी। निश्चित रूप से अन्याय है। मैं यूपी का रहने वाला हूं और डंके की चोट पर यह कह रहा हूं कि यह गलत है कि जनसंख्या बढ़ाने वाले राज्यों की सीटें परिसीमन में बढ़ा दी जाए और जिन्होंने जनसंख्या को अपना कंट्रोल किया, अच्छे काम किए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई, अपनी उत्पादकता बढ़ाई, पूरे देश को टैक्स ज्यादा दिया, आप उनको दंडित करेंगे कि उनकी सीटें लोकसभा में कम कर दी जाएं? ये कौन स्वीकार करेगा? ये गैर वाजिब है। इसलिए मुझे लगता है परिसीमन का कोई दूसरा फार्मूला तलाशा जाना चाहिए जिससे इन दक्षिणी राज्यों की सीटें कम न हो। बेशक उत्तर की बढ़ जाए अलग बात है, लेकिन उसी प्रपोर्शनेट, उसी के औसत के हिसाब से आप दक्षिण की भी बढ़ाइए, तभी एक ऐसा सर्व स्वीकार्य फार्मूला आपका एक्सेप्टेबल हो सकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि जो प्रति व्यक्ति आय जो है अपने देश में, सबसे कम जो है बिहार है, यूपी है, झारखंड है, असम है, इस तरह के राज्य सबसे नीचे हैं। और जो सबसे ऊपर राज्य हैं वो, अगर बड़े राज्यों को देखें तो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हरियाणा है और तेलंगाना है, इस तरह के राज्य, केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इस तरह के राज्य हैं ऊपर, सिक्किम है। तो मुझे लगता है कि उनको दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये राज्य सबसे आगे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में। तो दक्षिण के राज्यों की जो ग्रीवांस है उस पर सोचने की जरूरत है। अगर केंद्र ने नहीं सोचा तो केंद्र और राज्यों का ये कन्फ्रंटेशन कहां जाएगा, ये टकराव कहां जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, बहुत ही दुखद स्थिति पैदा हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।